और राजस्थान के सियासी बहरान के दरमियान अशोक गहलोत काबीना की आज 9:30 बजे मीटिंग होगी। कांग्रेस तर्जुमान सुरजेवाला का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस अक्सरियत में है, वहीं कल पूरे राजस्थान में कांग्रेस मुजाहरा करेगी। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बीजेपी आवाम की जानिब से चुनी हुई हुकूमत को गिराने की साजिश रच रही है। आपको बता दें कि पायलट खेमे को हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत अपने अरकान असेंबली को लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे। उधर गहलोत की गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात चल रही थी और उधर राजभवन के बाहर कांग्रेस के अरकान असेंबली धरने पर बैठ गए और नारा लगाने लगे, गहलोत तुम जिद्दोजहद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गवर्नर ने गहलोत से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे अरकान असेंबली से भी मुलाकात की। गवर्नर के समझाने बुझाने के बाद माहौल पुरअमन हुआ। गवर्नर ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है, इसीलिए उन्हें मसला मशवरे के लिए वक्त चाहिए। ख्याल रहे कि वज़ीर आला अशोक गहलोत की तरफ से असेंबली सेशन बुलाने की अपील की गई थी, तो गवर्नर कलराज मिश्र ने अभी कोरोना वबा का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया था, यानी पायलट खेमे को अभी नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। वहीं कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राय आम्मा को हाईजैक कर रही है। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से जनमत का अपहरण कर रही है, प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है। बहुमत वाली कांग्रेस की श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने का कुत्सित षड्यंत्र कर रही है। एक सरकार और मुख्यमंत्री जो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधानसभा बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। कांग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है। राजस्थान के राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर राजस्थान की विधानसभा का बहुमत यहां खड़ा है, राजस्थान के आदरणीय राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर। और हम सब एक ही गुहार लेकर आए, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास संपूर्ण बहुमत है और हम कोरोना से लड़ने, आर्थिक संकट से लड़ने, राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की भलाई के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी हथकंडों ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता की अस्मत और स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, दिल्ली में बैठे सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त हुक्मरान राजस्थान की जनता के जनमत की हत्या करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी की सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में आडवाणी से तकरीबन 100 सवाल पूछे गए। आडवाणी ने तमाम इल्जामात से इनकार किया। आडवाणी ने लखनऊ की सीबीआई अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया। खुसूसी अदालत में सुबह 11 बजे आडवाणी की पेशी हुई और 3:30 बजे तक उनसे सवाल पूछे गए। स्पेशल कोर्ट के जज ने तकरीबन 100 सवाल पूछे, तहम बीजेपी के सीनियर लीडर ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह के 1992 के बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में सीबीआई ने आडवाणी को मुलजिम बनाया है। पाँच अगस्त को अयोध्या में होने वाली भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग करने वाली मफाद आम्मा की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि पूजन की तकरीब में किसी भी तरह की मदाखलत से भी इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अर्जी गुजार ने भूमि पूजन पर रोक लगाने से मुताल्लिक जो भी दलील पेश की है, इसी को कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अर्जी में भूमि पूजन के ताल्लुक से सिर्फ तसव्वुराती बातें ही कही गई हैं। वाज़ेह के मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन साकिब
गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके अदालत से मुतालबा किया था कि अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन पर रोक लगाई जाए। अर्जी गुजार का कहना है कि चूंकि भूमि पूजन वाले दिन तकरीबन 300 अफराद एक मकाम पर जमा होंगे, ऐसे में कोविड-19 गाइडलाइन की सरीह खिलाफ वर्जी होगी और इससे कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खतरा भी होगा। कोई फाउंडेशन नहीं दिया है अपने पिटीशन में, कैसे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा और कहीं पर भी सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे उन्होंने पिटीशन उठा के फाइल कर दिया और हमें पूरा ऐसा विश्वास है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेगी। कोर्ट से उन्होंने ये नहीं कहा कि पालन किया जाए, उन्होंने कहा कि 300 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए वायलेशन हो जाएगा, गाइडलाइंस का वायलेशन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। रियासत में आज रिकॉर्ड सतह की कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज हुए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,147 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 49 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 933 हो गई है। मशरक़ी गोदावरी में सबसे ज्यादा 1,029 नए मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए 10 रोजा लॉकडाउन को हटा लिया गया है। लॉकडाउन हटते ही आज सुबह 9 बजे से दुकानें, कारखाने और फैक्ट्रियां खुल गई हैं। पीर से जुमे के दौरान लॉकडाउन नहीं रहेगा, जबकि हफ्ता और इतवार 2 दिन लॉकडाउन बरकरार रहेगा, यानी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही बाजार खुले रहेंगे। आपको बता दें कि नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1000 से जायद हो गई है, जबकि 55 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं 600 से जायद कोरोना मुतासरीन ठीक हो गए हैं और 400 से जायद का अभी भी इलाज जारी है। और वहीं कोरोना मरीजों के साथ साथ आम मरीजों को भी पूरी तरह इलाज मिलना चाहिए। इस सिलसिले में बेंगलुरु के एमएलए जमीर अहमद खान ने पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी। अब हुकूमत ने बेंगलुरु के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल विक्टोरिया में आम मरीजों को भी इलाज की सहूलत फराहम करने का फैसला लिया है। हुकूमत के इस इक़दाम पर जमीर अहमद खान ने वज़ीर आला येडियुरप्पा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि विक्टोरिया अस्पताल के ग्रीन जोन में मौजूद 180 बेड की सुपर स्पेशलिटी इमारत 1 हफ्ते के अंदर आम मरीजों के लिए खोल दी जाएगी। कर्नाटक के साबिक वज़ीर अक़लियती बहबूद जमीर अहमद खान ने कहा कि विक्टोरिया के अलावा चंद दीगर अस्पतालों में भी आम मरीज के लिए तिब्बी सहूलियात बहाल करने का वज़ीर आला ने भरोसा दिया है। नॉन कोविड पेशेंट अभी जैसे कि सांस लेने की उनको प्रॉब्लम है, अभी कोई भी हॉस्पिटल में जो ना हार्ट के पेशेंट को ले रहा है, ना किडनी पेशेंट को ले रहा है, ना डायलिसिस पेशेंट, डायलिसिस कोई हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं कराया जा रहा है। आवाम परेशान है। उस वजह से ये सोच के भी सीएम को डिमांड रखकर ये हॉस्पिटल के अंदर नॉन कोविड के लिए रखो। अभी गवर्नमेंट के अंदर ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक नॉन कोविड हॉस्पिटल ओपन करना करके। और मेरे हल्के के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने नॉन कोविड गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया। नॉन कोविड का 2 स्पॉट में मैं नॉन कोविड हॉस्पिटल डाल रहा हूँ। कोरोना की इस ख़तरनाक वबा के दौरान कोविड के साथ गैर कोविड मरीज़ भी काफ़ी परेशान हैं। ये बात बार बार कही जा रही है कि कोविड के साथ गैर कोविड यानी आम मरीज़ों को भी इलाज मिलना चाहिए। तो इस सिलसिले में बेंगलुरु के चामराजपेट के एमएलए और कर्नाटक के साबिक रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने एक मुहिम शुरू की थी और इस मुहिम का नतीजा ये है कि बेंगलुरु का विक्टोरिया अस्पताल अब गैर कोविड मरीज़ों के लिए भी खुलेगा। जब से कोरोना की वबा शुरू हुई है तब से यहाँ गैर कोविड यानी आम मरीज़ों का दाखिला बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 1 हफ्ते के अंदर विक्टोरिया की ये इमारत यानी सुपर स्पेशलिटी इमारत अब आम मरीज़ों के लिए खुलेगी और ये इमारत 180 बेड पर मुश्तमिल है। और उम्मीद की जा रही है कि जो परेशानी आम मरीज़ों को हो रही है उस परेशानी में कमी आएगी। हुकूमत को ज़रूरी है कि आम कोरोना मुतासरीन के साथ आम मरीज़ों की जानिब भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।
कर्नाटक के गुलबर्गा में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने कोरोना बहरान के दौरान मरकजी व रियासती वक्फ बोर्डों की खामोशी पर सवाल उठाया है। इमाम काउंसिल का कहना है कि इस आलमी बहरान के दौरान वक्फ बोर्डों से सिर्फ हिदायत के अलावा कुछ नहीं आया है। काउंसिल ने उलमा व अइम्मा किराम मौज़नीन के लिए खुसूसी पैकेज का वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है। वहीं इमाम काउंसिल ने दूसरे मिल्ली इदारों को भी उलमा किराम की माली एआनत के लिए आगे आने की अपील की है। जब से कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है उस वक्त से मसाजिद के अंदर जुमा की नमाजें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चंदे का जो सिलसिला मसाजिद को आमदनी का ज़रिया था वो बंद होने की वजह से मसाजिद के इंतज़ामिया उलमा और हुफ़ाज़ जो अइम्मा मसाजिद हैं उनको तनख्वाह देने में जो है ताख़ीर हो रही है और मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड जो 4,000 रुपये जारी कर रही है उसको इजाफ़ी करते हुए एक स्पेशल पैकेज के तौर पर 6,000 रुपये इजाफ़ा करके माहाना वो 10,000 रुपये उन उलमा हुफ़ाज़ के लिए मुख्तस करे। उलमा अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन या खुद्दाम दीन ये अंबिया के वारिस हैं और उमूर दीनिया के ज़िम्मेदार हैं और मुस्लिम मुआशरे में इनकी बड़ी अहमियत है। वक्फ बोर्ड रेलवे के बाद हिंदुस्तान के अंदर सेकंड सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रखने वाला इदारा है, मगर इस कोविड-19 के इस ज़बरदस्त वबा के बीच में वक्फ बोर्ड का कोई रोल जो है आज हमें इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। खुसूसन उलमा इकराम के लिए वक्फ बोर्ड को आगे आना चाहिए था, इनके मसाइल पर बात करना चाहिए था। कोरोना वबा के कहर का असर मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों के साथ ही इस साल के आम की खरीदो फरोख्त पर भी नजर आ रहा है। खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश में अमरोहा से लेकर बागपत तक की मैंगो बेल्ट कहे जाने वाले इलाके के कई कस्बों और देहातों में आम फरोशों से कोरोना वबा के खौफ और फरका वाराना तंग नजरी की बुनियाद पर जानिबदाराना बर्ताव किया जा रहा है। साबिक वजीर यूपी हुकूमत और RLD लीडर डॉक्टर मिराजुद्दीन ने इस ताल्लुक से फिक्र जाहिर करते हुए बाग मालिकान और आम ताजिरों को बर्बाद होने से बचाने की अपील की है। वेंडर्स जो हैं जो आम बेचते हैं साइकिलों पे रख कर ले जाते हैं, उन्हें गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम कोरोना की वजह से भी और कुछ कम्युनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आम को, और आम का रेट नहीं मिल पा रहा। दशहरी 20 रुपए किलो मिल रही है। इस तरह से सारे वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत डाउन है। मेरा मानना यह है कि अगर इस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो आइंदा और बुरा हाल होगा, इसलिए कि प्रॉपर्टी डीलर्स वहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे, बाग कटने शुरू हो जाएंगे, आम कटने शुरू हो जाएंगे, तो जो रहा सा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अफसोस की बात है कि मकान में वो बाग मालिक हों या पैकार हों, जो ठेकेदार हों, वो सब पिट गए और काफ़ी बड़े नुकसान में का सामना वो कर रहे हैं। कोरोना की वबा ने हर किसी की कमर तोड़ कर रखी है। औरंगाबाद में लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन अभी भी शाम 5 बजे के बाद बाजारों को बंद कर दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में हर कोई परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई हो रहा है तो वो है मजदूर तबका, जो मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। पिछले 4 महीने से कोई काम नहीं, अब जबकि खुल रहे हैं तो इन मजदूरों को कोई काम देने वाला नहीं है। और औरंगाबाद शहर के 3-4 मकामात पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों का इज़्दिहाम रहता है, लेकिन उन्हें ना गुत्तेदार मिल रहे हैं और ना उनके हाथों को कोई काम, जिसकी वजह से ये लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। अभी तो हम 4 दिन से बिल्कुल यहाँ नाके पे आके खड़े रह रहे हैं, हमको कुछ काम लग रहा नहीं। हमारे खाने पीने के वादे हैं और हमारे सब मजदूर 12-1 बजे तक यहाँ पे आके बैठते, काम लगता नहीं, बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है हमको। के भी बहुत कुछ काम नहीं है, बहुत से लोगों के घर ऐसे चढ़े जिसकी कोई हद नहीं, इधर से उधर। यहाँ नाके पे भी काम नहीं हमारे को। जब से लॉकडाउन लग गया तो लेबर कार्ड भी बनाना था, तो लेबर कार्ड भी आया नहीं, सर्वे भी नहीं हुआ कुछ। काम क्यों नहीं है? काम ये कोरोना की वजह से नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलते कि नाके पे आदमी मत लो कि इनको कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वजह से ऐसा बोले कि नहीं हो। यहाँ पे जो 5-50 का काम मिल रहा है उससे भी कुछ करके घर पे जाना पड़ा।
गवर्नमेंट तो राशन दे रही ना? नहीं, कहीं नहीं, एक ही बार आया था, सिर्फ एक ही बार किट मिली, बाकी बाद में कुछ मिला ही नहीं। काम नहीं है सागन में, मट्टी काम नहीं है, कुछ नहीं, क्या करना हम लोगों ने, गरीब लोगों ने। घी दे रहे लोग तो वो पैसे ले रहे उस पर गरीबों से, खाने को पैसे नहीं है। 50 रुपये में ले जाओ, घर पे क्या खाना, 5 जने भी रहे तो क्या खाएंगे हम, ब्याज बट्टे से क्या करना। क्या काम करते थे? मट्टी काम, लेबर काम करते हम। 2 महीना बिठा के रखेंगे तो क्या खाएंगे, कम से कम कुछ होना ना उसको। हाँ, कम से कम 3000, कम से कम 2-2 रुपये देना ना गरीब को कम से कम। अभी तक कुछ भी नहीं मिला? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। बैंक अकाउंट में 500 रुपये, 500 रुपये में क्या होता, कुछ भी नहीं होता 500 रुपये में। लेडीज को भेजा है वो भी। महाराष्ट्र के मालेगांव शहर को कोरोना से आज़ाद करने के लिए कभी मंसूरा काढ़ा, कभी यूनानी दवाएं, तो कभी आवाम की इम्यूनिटी मालेगांव शहर से कोरोना के मर्ज खत्म होने की बहस में शामिल हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस वक्त मालेगांव शहर में कोरोना उरूज पर था, नफ्सा नफ्सी के आलम में शहर के यूनानी और जनरल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों ने अपने सैकड़ों अस्पताल मरीजों के लिए खोल दिए। सर्दी, खांसी, बुखार और सरदर्द का इलाज किया। जिन मरीजों पर शक हुआ उन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया। 2 महीनों तक इन डॉक्टरों ने अपने प्राइवेट अस्पताल खुले रखे और एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख मरीजों की जांच की। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने मीटिंग की है मालेगांव यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऊंगा बोलते हैं। तो लोगों की मीटिंग हुई और हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम जिस एरिया में 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल प्रैक्टिस करते हैं, अगर इस दौरान में हम लोग जीपी बंद कर दिए तो पेशेंट लोग कहाँ जाएंगे। हॉस्पिटल्स इमरजेंसी के लिए सिर्फ खुले हुए थे, लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि जनरल प्रैक्टिशनर जितने भी हैं वो सब अपने अपने क्लिनिक जारी रखें। तो फैसले पर अमल करते हुए हमारे शहर के तकरीबन 100 डॉक्टरों ने अपनी अपनी ओपीडी जारी रखी। हम लोगों ने एवरेज एक डॉक्टर 100 पेशेंट रोज़ाना चेक किए और 100 डॉक्टर 100 पेशेंट अगर रोज़ाना चेक कर रहे हैं तो तकरीबन 10,000 पेशेंट पर डे चेक किए हम लोगों ने। तो ये WHO का ये रिकमेंडेशन था कि वो मोहल्ला क्लिनिक या फीवर ओपीडी स्टार्ट करो, पब्लिक में खौफ ख़त्म करो, पेशेंट को चेक करो, पेशेंट को चेक करने के बाद सबकी स्क्रूटिनी करो, स्क्रूटिनी करने के बाद पेशेंट को सिलेक्ट करो और उसका ट्रीटमेंट लो। हम लोगों ने जीपी लेवल पे किया कॉर्पोरेशन से और इसका कोई उसका वो लेना देना नहीं था। जनरल प्रैक्टिशनर ने स्टार्ट किया और उस वक्त स्टार्ट किया जब हमारे शहर में एक भी PPE किट और N95 मास्क हम लोग को मालूम भी नहीं था। खास बात इंडिया में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शक्ति ताजगी से भरपूर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और तालिबात के बकिया 30% नंबरों के लिए फाइनल इम्तिहानात 5 अगस्त से होंगे। ये इम्तिहानात हुकूमत हिंद की रहनुमा हिदायत के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन वाइवा की शक्ल में होंगे।
मज़कूरा फैसला वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की सदारत में सभी फैकल्टियों के डीन, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के दीगर हुकाम की मशावरती मीटिंग में किया गया। फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जो 2019 और 20 सेशन के हैं, जो रिमेनिंग 30% के मार्क्स के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5 अगस्त से कराए जाएंगे। ये ऑनलाइन मोड पे होंगे एज पर द डायरेक्टिव्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द कोविड-19 प्रोटोकॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। अकोला में कोरोना के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात को अकोला पुलिस निहायत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है। ताहम ऐसे में कुछ लोग पुलिस फ्रेंड के नाम पर मशकूक तौर पर गुंडागर्दी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शहर के खदान इलाके में मकामी बाशिंदों ने ऐसे एक शख्स पर फर्जी पुलिस बनने का इल्जाम लगाया है। इस मामले को लेकर लोगों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर इस मामले की जांच करने का भी मुतालबा किया है। नकली पुलिस वाले बनकर जनता पर अत्याचार किया है और वो जो व्यक्ति था वो अकोला के खदान परिसर का व्यक्ति था। जब हमने उसका खुलासा किए तो पता चला कि वो पुलिस मित्र है। जब हम थोड़ी और गहराई में गए तो हमने देखे कि 2015 में एक जीआर आया था जिसमें उस वक्त में सारी जो समितियां थी पुलिस की वो सबकी सब खत्म कर दी गई और नई ये की गई कि भाई टीचर को लिया जाए, डॉक्टर को लिया जाए, इंजीनियर को लिया जाए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लिया जाए। तो इस तरह की कोई भी समिति अभी अकोला में नहीं है और जो लोग नकली पुलिस वाले बनकर जनता पर अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ में हमने एसपी साहब को कंप्लेन दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सियासत अपने उरूज पर है। साबिक सीएम कमलनाथ के जरिए बार बार हुकूमत को खत लिखे जाने को लेकर वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मुख्तसर सी जिंदगी में इतना सा फसाना है, तीर भी चलाना और परिंदे भी बचाना है, मगर परिंदे न बच पाए ये और बात है। निरोत्तम मिश्रा ने तनकीद करते हुए कहा कि जब सियासत पूरी ट्विटर और खत तक सिमट जाएगी तो हालात ऐसे ही पैदा होंगे। डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने भोपाल लॉकडाउन को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि शिवराज सिंह हुकूमत ने अपने मफाद के लिए पूरे सूबे में डिप्रेशन में डाल दिया है। अवामी फलाह के लिए जो स्कीमें कमलनाथ हुकूमत शुरू की थी इन सब को बंद करके हुकूमत ने गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस ने हुकूमत से कोरोना के कहर में आवाम के लिए फलाही काम शुरू करने और बढ़े हुए बिजली बिल को माफ़ करने का मुतालबा किया है। माननीय कमलनाथ जी की चिट्ठी पे क्या कहूँ, कमल मुख्तसर सी जिंदगी इतना सा फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है, न बच पाए ये और बात है। राजनीति पूरी जब ट्विटर और चिट्ठियों पर ही रह जाएगी तो कमे-बेश मुझे लगता है ऐसी हालत आएगी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के छठे सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के फाइनल नतायज का हालिया दिनों ऐलान हुआ है, लेकिन पुलिस सर्विस के लिए एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं हुआ है। झारखंड तलबा यूनियन और कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी ने सर्विस कमीशन की इस कारकर्दगी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। इरफान अंसारी ने सिलेक्शन बोर्ड अरकान पर आरएसएस और बीजेपी नवाज होने का इल्जाम लगाते हुए नतायज की जांच करने और उसे रद्द करने का मुतालबा किया। वाज़ेह के इस इम्तिहान के तहत मुख्तलिफ महकमों में खदमात के लिए 323 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। इनमें 6 पुलिस सर्विस के उम्मीदवार भी शामिल हैं, लेकिन इन 6 में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। इसी का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी विवादित रिजल्ट है। इस रिजल्ट में काफ़ी विवाद है, छात्रों के द्वारा लगातार इस पर जो है आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में जो सूची प्रकाशित हुई है और सूची में जो डीएसपी पद पर जो लोग चयनित हुए हैं, जो लोग बहाल हुए हैं, उस सूची में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं होना, डीएसपी पद पर एक भी मुसलमान का चयन नहीं होना, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। ये कहीं ना कहीं इस पर जो है भेदभाव किया गया है। जो इंटरव्यू में जो लोग बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम अभ्यर्थी थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे, उनके साथ भेदभाव और उपेक्षा किया गया है। सरकार को इस मामले पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए और इस पूरे प्राधिकरण में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।